बिहार जैसे प्रदेश में पहली बार, ये तो आप नई बात बता रहे हैं कि संविधान सभा में जो पास हुआ था दलितों का, उसमें आप नई कहानी बता रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखा है पंडित नेहरू ने, ये रिकॉर्ड में पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्रियों को कहा है, और कांग्रेस पार्टी जब जब इस देश में बदलाव हुआ आरक्षण के पक्ष में खड़ी नहीं हुई है। चाहे बिहार में 77 में आरक्षण हुआ है तब कांग्रेस पार्टी विरोध की, 90 में मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन भाजपा के सपोर्ट से पारित हुई, पर मंडल के तो विरोध में भाजपा खड़ी हो गई। नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर है बिहार की राजनीति। पर ये केवल वजह नहीं है, तो मैं कह रहा हूं, मैं काम करता हूं तो मैं पार्टी बदलूंगा, आज यहाँ कल वहां। वो तो एक अलग चीज है, वो नीतीश जी आपको जवाब देंगे। नीतीश कुमार जी और मोदी जी में आपको बहुत फर्क नहीं दिखेगा। दोनों के पॉकेट नहीं है, दोनों के परिवार नहीं है। नीतीश कुमार जी इमेज पर ही राजनीति करते हैं। 2020 में हमने कहा था, एनडीए ने कहा था, नीतीश कुमार जी ने तो रिफ्यूज कर दिया था मुख्यमंत्री बनने से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फोन करके उनको मुख्यमंत्री के लिए मनाया और वो मुख्यमंत्री बने। बाद के कालखंड में वो राजद में चले गए साथ में, लेकिन फिर हमारे साथ आए, हमने मुख्यमंत्री माना। तो भाजपा का स्पष्ट मानना है कि हमने जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, चाहे वो 2005 हो, 2000 हो, 2010 हो, हम जनता के बीच में कमिटेड होकर आए थे, इसलिए हम साथ गए। लालू और नीतीश दोनों ने एक साथ राजनीति शुरू किया है बिहार में। लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है, परिवारवाद के प्रतीक है। नीतीश कुमार जी जस्ट उल्टे। नीतीश कुमार जी साफ सुथरे चरित्रवान के चेहरा के तौर पर है और परिवार कहीं दिखता नहीं है। तो राजनीति जो है, मोदी जी से सिमिलर कोई दिखता होगा तो नीतीश कुमार दिखते होंगे, लेकिन बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी को पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, आगे भी समर्थन करते रहे। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। अनदर इलेक्शन शो में आपका फिर से स्वागत है। हम आज बिहार की राजधानी पटना में हैं। अगले कुछ दिनों तक हम पटना और इसके आसपास के इलाकों से चुनाव की नब्ज़ को समझने की कोशिश करेंगे, पटना और बिहार के चुनावी माहौल को जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ पटना में जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ पर बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे बातचीत की कोई भी शुरुआत, सबसे पहले मुझे लगता है कि बातचीत में आपकी पगड़ी, आपके मुरेठा के बारे में बात जरूर होती है, तो उससे, इस रस्मी रवायत से ही हम भी बातचीत शुरू करते हैं कि आपने एक बात कही थी और वो राजनीति में इस तरह की बातें चिपक जाती हैं नेताओं के दामन से कि जब तक ये मुरेठा तभी खुलेगा जब मैं नीतीश कुमार को उनको सत्ता से बाहर कर दूंगा, मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा। देखिए, जहाँ तक आपने ठीक कहा, मैंने यही कहा भी है, और जिस दिन ये कहा, ये सोच समझ कर कहा था और आज भी उस पर कायम हूँ। मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, फिर मुख्यमंत्री जी ने समर्थन मांगा और हम लोगों ने समर्थन दे के मुख्यमंत्री बनाया। और राजनीति कमिटमेंट्स से चलता है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जब काम करते हैं तो जो वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। इसके बावजूद मेरा ये भी मानना है कि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, पार्टी के फैसले हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और इसके बावजूद मैं भगवान राम के मंदिर, भव्य मंदिर अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, तो प्रभु श्री राम के चरणों में जाऊंगा और अपने इस मुरेठा को समर्पित करूंगा। तो वहाँ पर आप जाके उतार देंगे जी? तो वरना ये भी कहा जा सकता है कि अभी भी उतरा नहीं है, तो लग रहा है कि अभी भी नहीं, ये फिक्स है। ये तो चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी, जैसे ही समय मिलता है तुरंत जाऊंगा। आपने एक बात कही बड़ी दिलचस्प इस बातचीत में कि प्रधानमंत्री जी ने मंदिर बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि वो मंदिर सबका है और वो मंदिर इस तरह से 200% ठीक ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें हुई,
एनडीए 1996 से लोअर कोर्ट लड़ा, हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, और भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने संयुक्त प्रयास करके हम कमिटेड थे कि भाजपा का राम मंदिर बने। हमारे मैनिफेस्टो का ये एजेंडा है और हम लोगों ने मैनिफेस्टो को पूरा किया। ये दूसरी पार्टियों में हिम्मत नहीं है कि अपनी मैनिफेस्टो में इस तरह की बात को रखे। मंदिर और मस्जिद बनाने का काम धार्मिक लोगों का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार जनता से कमिटमेंट कर दिया तो पीछे नहीं हटा और उसको पूरा कराया, चाहे वो 370 हो। तो इस चुनाव में वो चुनाव उसके आधार पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, अभी तो चुनाव सिर्फ विकास विकास विकास। हम एजेंडा पूरा करते हैं, उसकी बात जरूर बताते हैं लोगों को, लेकिन हमारा एजेंडा स्पष्ट है, विकास विकास विकास। तो फिर और गरीब कल्याण की चर्चा हम करते हैं। गरीबों को घर दिया, गरीबों को पानी दिया, गरीबों को बिजली दिया, गरीबों को शौचालय दिया, गरीबों को गैस कनेक्शन दिया, गरीबों को खाना दिया, गरीबों को इलाज करने के लिए 5 लाख। जी ठीक बात है, लेकिन जो आप कह रहे विकास, लेकिन दूसरे चरण का जो चुनाव था उसके बाद से प्रधानमंत्री लगातार अपने हर मंच पे फिर घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मुसलमानों का हक और ये सारी चीज़ों को बता, तो ये इस विकास को छोड़ क्यों दिया उन्होंने? नहीं, छोड़ा नहीं, एकदम नहीं छोड़ा। आज भी उसी पर बात करता हूँ। देखिए, कुछ लोगों ने ये ट्विस्ट किया कि संविधान खतरे में है, कुछ लोगों ने कहा आरक्षण खतरे में है, और वैसे लोगों ने ट्विस्ट किया जिसने 15 साल बिहार में राज किया होगा, लालू प्रसाद जी ने, और कभी आरक्षण किसी को नहीं दिया हो। वो व्यक्ति कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाए, और लालू जी ने तो साफ कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो इसका कैसे नहीं खिलाफ करूंगा, एकदम विरोध करूंगा। लालू जी को फिर से जन्म लेना होगा मुसलमान को आरक्षण देने के लिए, इतना आश्वस्त करता हूं। लालू जी इस जीवन में आप पूरा नहीं कर पाइएगा। तो आपने आरक्षण की बात कही और आप कह रहे हैं कि ये झूठ फैलाएगा, लेकिन इस बात के तो ऑन रिकॉर्ड वीडियो हैं जहां 3-4 कई सारे बीजेपी के नेताओं के आप हमें 400 सीटें दिलाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, संविधान में परिवर्तन करेंगे। बदलने का मतलब क्या है? 370 हटाना, जो वो तो हो चुका था। आप ये कोई बयान नहीं है ऐसा। नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बयान है। जो रिकॉर्ड पर है, संविधान किस लिए बदलना? गरीबों के कल्याण के लिए बदलना। और एकदम इस तरह का भ्रम फैलाने का काम किया प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे एजेंडा, या किसी प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं कहा कि संविधान बदले। संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। अब बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकता, संशोधन हो सकते हैं, और संशोधन किसी इशूज पर होते हैं। यह कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां व्यक्ति पर संविधान बनते हो और धार्मिक न्याय स्वतंत्रता किसी एक धर्म को होता हो और दूसरे धर्म को बैंड लगाता हो। ये बिहार है और ये देश है, नरेंद्र मोदी की सरकार। यह आरक्षण तब तक इस देश में आरक्षण आया है जब जब भाजपा या जनसंघ का रोल रहा है। चाहे 1950 को याद कीजिएगा, पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा कि इसका विरोध करना है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दबाव में देश में दलितों को और आदिवासियों को न्याय मिला। बिहार जैसे प्रदेश में पहली बार, ये तो आप नई बात बता रहे हैं कि संविधान सभा में जो पास हुआ था दलितों का, उसमें आप नई कहानी बता रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखा है पंडित नेहरू ने, ये रिकॉर्ड में पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्रियों को कहा है। और कांग्रेस पार्टी जब जब इस देश में बदलाव हुआ आरक्षण के पक्ष में खड़ी नहीं हुई है। चाहे बिहार में 77 में आरक्षण हुआ है तब कांग्रेस पार्टी विरोध की, 90 में मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन भाजपा के सपोर्ट से पारित हुई, लेकिन पर मंडल के तो विरोध में भाजपा खड़ी हो गई कमंडल लेकर। ये तो बहुत सीधी विरोध में खड़ी हुई है, यही तो बताना चाह रहा हूं। रथ यात्रा लेकर संविधान पारित को, अच्छा लोकसभा में पारित किसने कराया? कांग्रेस पार्टी ने। 146 सांसद था चौरसिया जी, इस देश में वीपी सिंह जी को 146 सांसद, ठीक बात, और 85 सांसद बीजेपी के पास थे, और 197 सांसद कांग्रेस पार्टी। आप कह रहे कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने विरोध किया। और अब मैं आपके सामने एक और रख दूं लगे हाथ, तब 2007 में अर्जुन सिंह के रहते उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन लागू, आप कह रहे कांग्रेस ने किया ही नहीं। क्या? तो
आरक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में तो अर्जुन सिंह ने कांग्रेस की शासन में लागू किया। तो मैं आ रहा हूँ इस पॉइंट पर आ रहा हूँ जी बताइए कि देखिए आज पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था मंडल कमीशन लागू किसने किया? कानून बनाया भाजपा और जनता दल के लोग, उसी को तो लागू किया। नया क्या लागू किया इस देश में? नहीं, वो तो नौकरियों में था, वही ना, शिक्षण संस्थानों में थोड़ा वही सब में था। अरे देखिए कानून तो वही है ना, वो कानून बदल थोड़े दिया उसने, सॉरी उन्होंने थोड़े बदल दिया, उन्होंने बदला नहीं, उसी कानून के आड़ में इस चीजों की व्यवस्था किया। अच्छा, ये मेरा आप ये कह रहे हैं कि उसी की वजह से अर्जुन सिंह लागू कर पाए। एकदम। मेरा अगला सवाल है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पे, क्योंकि आरक्षण पे तो काफी अर्जुन सिंह जी का क्या हाल किया कांग्रेस पार्टी ने, याद है ना? अब छोड़िए, अभी ये तो दूसरी बहस है कि पार्टियों में लोगों के हाल क्या होता है। अब आप वही मैं कह रहा हूं। अरे इस बात को ऐसे ले जाएंगे तो फिर कहेंगे कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हाल किया, मोदी जी ने लालकृष्ण आडवाणी का क्या हाल किया, वही तो जानना चाहता हूं। हालत सबकी ऐसी होती रहती है। जॉर्ज फर्नांडिस जी जब बीमार थे, चुनाव हार भी गए, तब भी राज्यसभा भेजा नीतीश को, ये भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भी उनकी इच्छा थी तब तो। अरे वो तो ठीक है, यही बात है, ठीक है, बीमार थे तो जब ठीक वाला जहाँ लॉजिक आता है फिर वो आडवाणी जी सब पर सब ठीक है। आडवाणी जी को तो भारत रत्न मिल गए, ऐसा नहीं है, भाजपा छोड़ती नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल और, अगला सवाल जो मेरा है वो नीतीश कुमार से जुड़ा। एक्चुअली मेरा जो बिहार की पॉलिटिक्स है पिछले 5, 7, 10 सालों की, उस पर मैं आपसे बात थोड़ा सा समझना चाह रहा था। 3 बार वो आपके साथ आ चुके हैं, 2 बार वो आरजेडी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में जब इस तरह की स्थिति हो जाती है और फिर आप लोग जनता के बीच में जाते हैं, तो उस जनता को आप कन्विंस कैसे करते हैं? कैसे वो मान जाती है कि नहीं ये वो नेता मेरे बीच में आए हैं, चाहे वो, और ये मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब आपको भी जब मेरे सामने नीतीश कुमार होंगे या आरजेडी का नेता होंगे लालू तेजस्वी, तो उनसे भी ये सवाल मेरा होगा, कैसे आप लोग जनता को कन्विंस करते हैं कि आपका वोट जो है, मैंडेट तो ये है, लेकिन हम पटना में जाकर खेल करके दूसरा भी मैंडेट बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। फिर देखिए नीतीश कुमार जी श्री बाबू के बाद पहला कोई मुख्यमंत्री है जिसने काम किया। इस बीच में कोई मुख्यमंत्री ना हो, किसी ने काम नहीं किया। तो जो आदमी काम किया तो वो जनता के बीच में है। नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर है बिहार की राजनीति पर। ये केवल वजह नहीं है, तो मैं कह रहा हूं, मैं काम करता हूं तो मैं पार्टी बदलूंगा आज यहाँ कल वहां, वो तो एक अलग चीज है, वो नीतीश जी आपको जवाब देंगे। लेकिन मेरा मानना स्पष्ट है, आपको भी जवाब मेरा साफ मानना है कि 2020 में हमने कहा था, एनडीए ने कहा था, नीतीश कुमार जी ने तो रिफ्यूज कर दिया था मुख्यमंत्री बनने से। अच्छा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फोन करके उनको मुख्यमंत्री के लिए मनाया और वो मुख्यमंत्री बने। बाद के कालखंड में वो राजद में चले गए साथ में, लेकिन फिर हमारे साथ आए, हम लोग मुख्यमंत्री माना। तो भाजपा का स्पष्ट मानना है कि हमने जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, चाहे वो 2005 हो, 2000 हो, 2010 हो, हम जनता के बीच में कमिटेड होकर आए थे, इसलिए हम साथ गए, हमको कोई इशू नहीं। तो जनता को, जैसे मैं 2015 वाली मैंडेट की बात करूं या 2020 में, तो जब नीतीश कुमार, उस समय का मैंडेट नीतीश कुमार लालू यादव के लिए था, इस बार का बीजेपी, और देखिए मायने तब रखता है जब जनता के कल्याण से बाहर हो। जनता पर ये तय कैसे होगा? ये तो जनता तय करती है, जनता के बीच में जाते हैं, फिर अगले साल जाएंगे, तो जनता को तय करना है कि किसको जिताना। तो ये जनता पे छोड़ दीजिए, जनता को जो अच्छी लगती है वो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जी, मेरा एक और थोड़ा सा ताज़ा इस समय के जो हालात हैं उस पर, आपने कहा था कि जब ये सब बातें चल रही थी और नीतीश कुमार उस पाले में चले गए थे, तब भी कि 40 की 40 सीटों पर आपकी तैयारी थी, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपका ये खुला बयान था, सब कुछ था। आज आप 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो जो कैडर होता है, जो वो तो हर जगह होता है, वो हर जिले में होगा, हर जगह, उसको मनाने में दिक्कत आती है कि यार जनता का तो ठीक है, जनता ने एक बार वोट दिया, 5 साल के भूल गए, अब यहाँ पर जोड़ घटाना चलेगा। देखिए नेचुरल अलायंस है, 1996 का अलायंस है और ये कंबाइंड है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम 2019 में जिस पैटर्न पर चुनाव लड़े थे उसी पैटर्न पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। कैडर तब नाराज होते जब हम किसी के हक को मार देते, तो जनता ठीक है, आगे कुछ हमारे महत्वपूर्ण साथी छूट गए चुनाव लड़ने के लिए, इसमें कहीं तो मत, आगे कितनों में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं तो मत,
लेकिन क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है इसलिए रास्ते आसान हुए। अननेचुरल होता तो जरूर दिक्कत होता। नीतीश कुमार के ऊपर आखिरी सवाल है, इसके बाद हम दूसरे मुद्दों की बात करेंगे। एक चीज़ 5-7 सालों में 10 सालों में हमने देखी है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी और विशाल पार्टी हो गई कि उसने मध्य प्रदेश में तो बड़ी संख्या में पूरी सरकार पलट दी, महाराष्ट्र में उसने राजनीतिक दलों को बदल दिया। नीतीश कुमार की बहुत छोटी सी पार्टी है, मतलब आपके अलायंस के लिहाज से देखें तो 45-42 के आसपास उनके विधायक हैं। नीतीश कुमार ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो जो फार्मूला एमपी में चलता है या महाराष्ट्र में जो चलता है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करने से क्यों चूक जाती है? नहीं, नीतीश कुमार जी और मोदी जी में आपको बहुत फर्क नहीं दिखेगा। दोनों के पॉकेट नहीं है, दोनों के परिवार नहीं है। नीतीश कुमार जी इमेज पर ही राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार जी ने लंबे समय से बिहार के, लालू और नीतीश दोनों ने एक साथ राजनीति शुरू किया है बिहार में। लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है, परिवारवाद के प्रतीक है। नीतीश कुमार जी जस्ट उल्टे। नीतीश कुमार जी साफ सुथरे चरित्रवान के चेहरा के तौर पर है और परिवार कहीं दिखता नहीं है। तो राजनीति जो है, मोदी जी से सिमिलर कोई दिखता होगा तो नीतीश कुमार दिखते हो। और बिहार की राजनीति में काम करना, डिलीवर करना, बेसिक नीड्स जनता तक पहुंचाना और शालीनता के साथ बिहार की राजनीति को बढ़ाना, ये नीतीश कुमार ने सिखाया है बिहार। ठीक बात है। तो आपको लगता है कि वो नेचुरल अलाई है? हाँ, एक नेचुरल और एक बड़े फैक्टर के तौर पर नीतीश कुमार जी आज भी हैं। आपने परिवारवाद का जिक्र किया। आपकी पार्टी, आपकी जो टॉप लीडरशिप है, मोदी जी, सब लोग परिवारवाद पर बहुत एग्रेसिव अटैक करते हैं बार बार। तो ये चीज़ कभी आपको असहज करती है, अंदर से दिक्कत करती है कि भाई इस बिहार की राजनीति के एक बहुत बड़े नेता शकुनी चौधरी का बेटा हूँ मैं, परिवारवाद चिपक जाए? मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का अंदर आया था उस दिन मेरे पिताजी राजनीतिक तौर पर संन्यास ले चुके थे। तो मैं शकुनी चौधरी के बेटा के हैसियत से बिहार की राजनीति में, क्योंकि मेरी उत्पत्ति ही लालू के अत्याचार से हुआ। लालू प्रसाद जी यदि 1995 में मेरे को जेल नहीं भेजा होता, हजारों लाठियां नहीं चलवाया होता, तो मैं राजनीति में ही नहीं आ। तो देखिए, जहाँ तक फैक्टर्स होते हैं, आज मैं राजनीति करता हूँ। मेरे भाई लोग क्या करेंगे ये नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि मैं परिवार से अकेले राजनीति करता हूँ। राजनीतिक तौर पर एकदम स्पष्ट तौर पर बिहार की राजनीति को साफ सुथरी और आदर्श की ओर ले जाना है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना सिखा दिया, टिकट भी कटते हैं, मेरे भी टिकट कटे। यहाँ इंतजार करना पड़ता है, आपके नंबर्स जब आएंगे। संगठन में काम करना पड़ता है, संगठन को बढ़ाना पड़ता है। सरकार में आएंगे तो डिलीवर करना पड़ेगा। ये चैलेंज है। एक एक वर्कर चीज़ों को व्यवस्थित तौर पर देखता भी है। हम अभी लोकसभा चुनाव से गुजर रहे हैं और अगले ही साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सम्राट चौधरी के रूप में ऐसा लगता है कि बिहार में भाजपा को एक भविष्य का या उनको आगे ले जाने वाला एक लीडर मिल गया है। पर मैं सवाल पूरा कर ले दीजिए। आप बहुत स्मार्टली सवाल को बीच में कट कर रहे। क्या 2025 में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार होंगे? नहीं, मैं तो या नीतीश कुमार के ही कंधे पर रहेंगे? मैं पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी जो दायित्व देती है वो करता हूँ। अभी पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी के लीडर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा मानना है भाजपा में हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिसको मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जिसको कहेंगे ये मुख्यमंत्री हो गया, वो लालू प्रसाद जी के परिवार से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री बनकर दिखा सकते। ताज़ा एक घटना हुई है, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। छपरा में जो घटना हुई, गोलीबारी हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई, उसमें आपकी पार्टी के नेता की संलिप्तता और अत्यंत दुखद है। तो मेरा ये मानना है कि उसको उकसाने का काम किया गया, उस बूथ पर को जाके डिस्टर्ब करने का काम किया गया और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करके जो लोगों ने वहाँ डिस्टर्बेंस किया उसको जेल में डालना चाहिए था। वहाँ गलती इन लोगों से हुई है, कार्रवाई करनी चाहिए थी
और हम लोगों ने तुरंत कहा है कि इसका जांच करो। रोहिणी आचार्य के साथ इतने पुलिस प्रशासन कैसे खड़े थे, कहाँ से आया फोर्स? क्या ये राबड़ी देवी या लालू प्रसाद का बॉडीगार्ड तो नहीं है? इसकी पूरी जांच कराओ और जांच कराकर जिन लोगों के चलते गलतियां हुई, एक एक व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा, छोड़ा नहीं जा सकता। आप तो इस जांच की बात कर रहे हैं, पर जांच वाच तो होती रहती है और ये राजनीतिक बयान इस तरह के आते रहते घटने पर, लेकिन जिस व्यक्ति की जान चली गई उसके बारे में क्या? दुर्भाग्यपूर्ण है ये, तो मैं कह रहा हूं। किसने उसकाया? जब शाम की घटना है, शाम में जाकर रोहिणी आचार्य ने वहां भड़काने का काम किया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये मोड ऑफ कंडक्ट था, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट हस्तक्षेप करते। आप कह रहे हैं भड़काने का, उकसाने का काम हुआ। आपके नेता 2 बार यदि कोई व्यक्ति वहां जाके भड़काए, वहां गाली गलौज हो, इसके बाद बचता क्या है? पर मैंने एक वीडियो देखा, उसमें भड़काने वाला काम तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रहा है, गाली गलौज हो रही है और मुर्दाबाद के नारे। नहीं, मुर्दाबाद क्यों नहीं? आप जैसे बूथ को आके डिस्टर्ब करिएगा, चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब थोड़े कि बूथ आके डिस्टर्ब करिएगा। और किसी के घर पे चढ़ जाना ये गलत है। किसी के घर पे चढ़ जाना, वैसे पुलिस अपना जांच करेगी, मैं उस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हत्या हत्या है, क्या है नहीं है ये जांच करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि यदि उस्काने का काम नहीं होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। उकसाने वाली ही बात पर मेरा, मैं मतलब नेता है, 2200 बूथ है वहाँ, जी जी, एक भी बूथ पे घटना नहीं घटी। क्यों उसी बूथ पे घटना घटी? ये तो आप बताएंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप जब निष्पक्ष हैं तो चौरसिया जी निष्पक्ष दिखाइए। मैं राजू प्रताप रूडी के एक बयान के बहुत वायरल हो रहा है, आपने भी जरूर देखा होगा, और बहुत ही लापरवाही गैर जिम्मेदाराना बयान कहा जा रहा है। उसकी जो भाषा है वो इस तरह से कि हॉट सीट पहले कही जा रही थी, अब असल में हॉट सीट हो गई, क्या फर्क पड़ता है, और रात भर गोली चलती रहेगी। नहीं, ये उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है। बयान ये दिया है कि कोई यदि सेल्फ किसी के घर पे चढ़ाई करेंगे तो वो अपने बचाव में कुछ करेगा, ये बात है। मैंने कहा किसी के लिए इसको जांच होने दीजिए चौरसिया जी, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये काम पुलिस का है, पुलिस को करने दीजिए, पुलिस जांच करेगी। लेकिन राजू प्रताप रूडी के बयान पर नहीं, ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं गड़बड़ दिया है जो आप बहुत चिंतित है। एकदम चिंता मत कीजिए। उन्होंने बयान जो है सेल्फ डिफेंस की बात की है, और कोई गलत करेगा तो कार्रवाई तो करनी चाहिए। एक आपकी पार्टी के नेता हैं रमाकांत सिंह सोलंकी, उनकी गिरफ्तारी, उनके कजिन की मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी अपराधी उसको नहीं मान सकता हूं, मानता तब जब पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी। अभी ये प्रथम दृष्टया है। किसी के घर पर हजारों लोग चढ़ जाए तो उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए पुलिस तय करेगा। ये नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को शायद बीच में कट गई होगी। रमाकांत सिंह सोलंकी हैं, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं अब ये आरोप है। ये आपने कोई कार्रवाई मैंने कहा कि अरे भाई जब बच्चा जन्म लिया तो कहां से घटना घटी ये पता करना होगा ना। मैं कह रहा हूं कि जहां 120 कंस्पिरेसी का इशू है उस पर बात ही आप नहीं कर रहे हैं। आप सीधा घटनाक्रम जब बढ़ गए उसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई भड़काने का काम ही नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। 2200 बूथ है पूरे छपरा लोकसभा, सारण लोकसभा, किसी बूथ पे घटना नहीं घटी। लेकिन जहां लालू जी का बेटा बेटी पहुंचा, हजारों पुलिस वाले लेकर, लालू के बॉडीगार्ड, अवैध बॉडीगार्ड लेकर वहां घटना घटी तो उसका कारण होगा ना। तो कारण बने हैं, इसकी जांच हो रही है, और एकदम यदि किसी भी भाजपा के पदाधिकारी ने गलत किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी, इसमें कहाँ दो बात है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि अवैध बॉडीगार्ड लेके गए प्रदेश में, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सत्ता के नीचे यदि जेड प्लस सुरक्षा में हो तो उनके बॉडीगार्ड को कितना रोज चेक करेगा लोग। बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है उन्हीं का, वही तो मैं कह रहा हूं। बाप माई को जेड प्लस सुरक्षा है तो उनके बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा कि लालू जी के बॉडीगार्ड और अंगरक्षक कैसे गए ये जानने का। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर लालू जी के अंगरक्षक थे? उनके पास तो है नहीं, रोनी के पास तो कोई सुरक्षा है नहीं। पर वो तो वहां पर वो तो एक बॉडीगार्ड ड्यूटी पर तैनात लोग भी रहे हो।
एक उम्मीदवार के तौर पर एक संरक्षक मिलता है। इसके बाद कहां से आए? ठीक बात। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ की राजनीति में, जो कि डेवलपमेंट का मुद्दा बार बार आता है, और जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बार बार नेताओं का एक बड़ा जो विपक्ष में रहते हैं दांव रहता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब पिछले 20 साल से आप इस राज्य की सत्ता में सहयोगी रहे हैं, 1-1.5 साल का बीच का वक्फा निकाल दिया जाए, 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार है। इसके बावजूद, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही रिसेंट कल अभी वित्त मंत्री यहाँ पर आके गई हैं और उन्होंने इस पर बाकायदा इनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने उसका बहुत गोलमोल जवाब देता कि ये तो नीतिगत मसला है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बिहार को बहुत केंद्र सरकार से जमकर पैसा आ रहा है वो। ये स्थिति क्यों है कि 20 साल तक आप लोग जिस सहयोगी हैं जिस राज्य की सत्ता में, सुन तो लीजिए। हाँ, पहली बार विशेष पैकेज के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैसा दिया जब श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री, 1 रुपया पैसा खर्चा नहीं हुआ। जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए, उसी पैसे से उन्होंने सड़क बिजली का काम किया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए, 1,65,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया। 2014 में जब 14 फाइनेंस आया तो ये केंद्र की तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह ने देने से इनकार कर दिया। हमारी सरकार ने इनकार नहीं किया ऑफिशियल, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने ऑफिशियल, रघुराम राजन की कमेटी ने ऑफिशियल बयान देकर और कमेटी का रिपोर्ट डालकर कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। एक 14 फाइनेंस में, मैं वही कह रहा हूं, 14 फाइनेंस में ऐसी पूरी व्यवस्था देश से बदल दी गई। ऐसी कोई व्यवस्था अब नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार बात करते क्यों? मैं आ रहा हूं। उसके बाद भारत की सरकार ने विशेष तौर पर बिहार जैसे राज्य को 10% हिस्सेदारी देना शुरुआत कर दिया। बिहार की आबादी 10% है पूरे देश की, और आबादी के हिसाब से इनको पैसा का राशि उपलब्ध होने लगा। और आज भी समझ लीजिए 2,61,000 करोड़ का बजट था पिछले साल, और उसमें से 1,80,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार देती है बिहार के विकास के लिए, चाहे वो सेंट्रल असिस्टेंट हो, रेवेन्यू के तौर पर हो, या विशेष पैकेज के तौर पर हो। तो पूरी तरह बिहार के डेवलपमेंट में लगभग 70% राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है बिहार में काम करने के। इसलिए बिहार के विकास के लिए जितनी राशि चाहिए प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगा और मिलेगा। मैं आपसे मोटी मोटा ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा फिर से हो सकता है एक बार कि चुनाव के बाद परिस्थितियां बदले और आप नीतीश कुमार और आपके रास्ते अलग हो जाएं? देखिए, ये फैसला मेरे स्तर पर नहीं होता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी है। हमारे यहाँ जो फैसला देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी करते हैं, हम उस पर एक्ट करते हैं। पार्टी लड़ती भी है, डिलीवर भी सरकार में करती है। हम लालू प्रसाद जी से सुशील मोदी जी 15 साल लड़ते रहे, उसके बाद 13 वर्षों तक बिहार में सरकार भी चलाने का काम उन्होंने किया, और आगे भी लड़ते रहेंगे। जो हमारे नीति और सिद्धांत के खिलाफ लड़ेगा उससे लड़ते रहेंगे, लेकिन बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी को पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, आगे भी समर्थन करते रहेंगे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल क्योंकि बीच में ऐसे संकेत मिल रहे थे कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार एक साथ मंच साझा नहीं कर रहे थे। तो क्या ऐसा है कि बीच में बात उतनी एकदम स्पष्ट रही है, बिहार के विकास के लिए दोनों मिले रहते हैं, बिहार के विकास के लिए आगे भी मिले रहेंगे। तो दोनों आपस में मिलेंगे तो आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं तो हूँ ही एकदम पार्टी का सिपाही हूँ, मेरे को क्या करना है। हमसे बातचीत करने के लिए सम्राट चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट की ये कवरेज आप तक हमारे सब्सक्राइबर्स की मदद से पहुंच रही है। न्यूज़ लॉन्ड्री की ये कवरेज बिना किसी विज्ञापन के है। आपको पता है
न्यूज़ लॉन्ड्री ना तो किसी सरकार से विज्ञापन लेता है, ना ही किसी कॉरपोरेशन से। तो विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता को मजबूत कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.